तो चलिए देखिए, यहाँ पे इस बोर्ड में जो आईसी लगी हुई है, आप देख रहे हैं 5A464D। ठीक है, वो उसी आईसी का ये डायग्राम है यहाँ पे। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, वही आईसी है ये। और यहाँ पे इसी आईसी का ये बक कन्वर्टर का डायग्राम है। बस इसमें इस कॉइल को दिखाया गया है। जो ये कॉइल है, इसको मैंने यहाँ पे बनाया है, ये वाला। और ये डायोड, ये रेजिस्टेंस, ये सब यहीं पे है। तो अब एक ये चेक करते हैं इसको, और कैसे चेक भी किया जाता है, कैसे आप पता करोगे। तो चलिए मैं एक आइडिया दिखा रहा हूँ और कैसे ये चेक होगा। तो दो कैपेसिटर यहाँ पे है, एक कैपेसिटर CE9 और यहाँ पे एक है CE35। तो यहाँ पे आप देखेंगे वो रेजिस्टेंस अनयूज कैपेसिटर को कहाँ कहाँ पे वो लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे कि CE35 यहाँ पे है और CE35 से हुआ और CE9 ये कैपेसिटर। अब इस कैपेसिटर का देखिए, तो यहाँ पे अगर मीटर आप लगाएंगे तो इस कैपेसिटर के प्लस पॉइंट पे आपका मीटर रहेगा एक, और इस कॉइल में तो कंटिन्यूटी आने ही वाली है। तो इस वाले कैपेसिटर से निगेटिव से आपकी ये डिप करेगी यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए C9 का निगेटिव, तो C9 का निगेटिव ये रहा, और ये इसका C35 का 35 का प्लस पॉइंट ये रहा, यहाँ पे प्लस और यहाँ का माइनस। तो मीटर को भी देखिए, इसका C का माइनस और इसका प्लस, तो देख रहे हैं कि बीप कर रहा है। ठीक है, ये ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इस डायग्राम को खुद खुद ही खींचना पड़ता है। और इसमें पिन नंबर 1 पे प्लस सप्लाई आई है, प्लस। अब देखिए तो प्लस, ये जो 320 वोल्ट कैपेसिटर है, 320 वोल्ट कैपेसिटर है, ये प्लस पॉइंट इसके एक यानी 4 नंबर पिन पे आई है। तो इसे डायरेक्ट भी देख सकते हैं, यहाँ तो डायरेक्ट दिख रहा है। निगेटिव की बात करेंगे तो निगेटिव यहाँ पर नहीं आ रही है, इस डायोड के जरिए ही, वो भी रिवर्स में लगा है तो यहाँ से नहीं जा सकती है। का है, यहाँ का नहीं है। इसमें सिर्फ ये डायोड की ही रीडिंग आएगी, तो हम डायोड रेंज में रख लेते हैं इसे। तो हमने डायोड रेंज में रख लिया। अब देखिए यहाँ से निगेटिव से, और हम यहाँ पे चेक करेंगे तो हमें डायोड की रीडिंग आनी चाहिए। यहाँ पे देखिए डायोड की रीडिंग आ रही है, और ये वाली रीडिंग रेजिस्टेंस का आगे का है। बोले तो कहने का मतलब ये है कि जो ये आगे आगे कहने का मतलब यहाँ पे जो लगी हुई हमारी रेगुलेटर आईसी है, इस तरफ का है वो रेजिस्टेंस। अगर इसे हमें चेक करना होगा तो इसे हमें ओपन करना होगा। तो यहाँ पे हो गया। अब इसमें फीडबैक का चेक करेंगे। अगर चेक करना रहेगा तो अगर मान लेते हैं कि आपका ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस जगह पे यानी इस कैपेसिटर पे, ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं, ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में लगे हैं। तो हमें यहाँ पे और यहाँ पे वोल्टेज चेक करना होगा, जो कि 320 या 300
30 वोल्ट के आसपास यहाँ पे मिलेंगे। दूसरा चीज, यहाँ पे और यहाँ पे हमें वोल्टेज मिलेंगे। अगर ये बक कन्वर्टर नहीं काम करता है तो क्या क्या हमें चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये सप्लाई हम चेक कर लेंगे, इस कैपेसिटर तक चेक करेंगे। दूसरा चीज, यहाँ पे ये स्विचिंग करेगी ही करेगी। अगर आगे शॉर्टिंग है तो वोल्टेज खत्म हो जाएगा, तो हमें सबसे पहले इसके और इसके बीच में हम शॉर्टिंग चेक करेंगे, यानी C35 पे। तो C35 हमारा ये है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ना, कभी भी कोई भी आप सप्लाई बनाइए, अगर उसमें प्रॉब्लम लगता है तो सबसे पहले कैपेसिटर पे शॉर्टिंग ही चेक करते हैं। इस तरह से ऐसे चेक करेंगे। अगर किलो में आ रहा है तो कोई शॉर्टिंग ज़्यादा, उस ज़्यादा मान ही नहीं सकते क्योंकि ये लोड है। अगर यही आप देख रहे हैं कि 1.47 यानी तकरीबन 1.5 किलो ओम का है, तो इतना पे शॉर्टिंग नहीं होगा क्योंकि वोल्टेज ही यहाँ पे जो बनने वाले हैं वो 15 है। तो 15 में अगर डिवाइड करेंगे इससे तो ज़्यादा करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो इसमें आसानी से आपका चालू हो जाएगा। लेकिन अगर यही 435 या 200 ओम्स दिखाने लगे, 100 ओम्स दिखाने लगे, तो ये समझ लीजिए कि शॉर्टिंग है। यहाँ पे न बनने की कंडीशन में क्या क्या हो सकता है, पहले तो ये सप्लाई यहाँ तक नहीं पहुँचेगी, और दूसरा चीज, अगर ये आईसी खराब हो जाती है तब ऐसा होगा। अगर सप्लाई ज़्यादा बन रही है तो क्या प्रॉब्लम होगा। अगर ज़्यादा सप्लाई बन रही है तो यहाँ से जो रिफरेंस हमने सेट किया है, इन रिफरेंस में ये 1 2 3 इन डायोड के रीडिंग, इस रजिस्टेंस में के जो रीडिंग है वो अगर चेंज हो जाती है तो फिर हमारा वोल्टेज भी बदल जाएगा। ये तो इसमें जो यहाँ से देखिए, यहाँ पे 15 वोल्ट है, तो 15 वोल्ट अगर इस तरफ जाएगा तो 1 वोल्ट के आसपास इस डायोड में इसकी ड्रॉप होए तो इतना ये खत्म कर देगा। देखिए, अगर जो ये सप्लाई नहीं बनती है तो इसके पीछे का कारण क्या रहेगा। पहले तो ये आईसी खराब हो सकती है। अगर आईसी आपने चेंज कर लिया है फिर भी सप्लाई नहीं बन रही है, तो यहाँ पे और यहाँ पे आप वोल्टेज चेक करेंगे, 230 या 220 जो है ये हमें मिलने चाहिए यहाँ पे। फिर इसके बाद क्या, आगे बढ़ेंगे तो ये वाली जो सप्लाई है यहाँ पे एक बार आप चाहें तो इस जगह से ओपन कर दीजिए। कहने का मतलब है ऐसे इसे ओपन कर दीजिए, इस तरह से ओपन कर दीजिए, ऊपर वाले हिस्से को अलग कर दीजिए। अगर अलग कर देते हैं तो आपको सप्लाई यहाँ पे आनी ही चाहिए। यहाँ से चेक करेंगे तो ग्राउंड से यहाँ पे चेक करेंगे तो एक सप्लाई आपको मिलनी ही चाहिए। अगर सप्लाई नहीं बन रही है या ज़्यादा बन रही है या कम बन रही है तो उस कंडीशन में ये रेजिस्टेंस 3 जो है ये इनमें प्रॉब्लम होगी। अगर यहाँ पे इस जगह पे इस आईसी में इस जगह पे यदि 2.2 या 2.4 इतना अगर वोल्टेज बन रही है तो ये आईसी स्विचिंग कर रही है, तभी ये वोल्टेज बनेगा। अगर वोल्टेज ज़्यादा और कम की कंडीशन है तब, फिर से आप सुन लीजिए, 15 वोल्ट इसे आप कनेक्ट रहने दीजिए अभी। 15 वोल्ट से बजाय अगर जो यहाँ पे 16 वोल्ट बन रही है या 14 वोल्ट बन रही है, तो यदि 14 वोल्ट बनेगी तब तो ये सर्किट चालू होगी। यदि ये 14 वोल्ट से भी कम होगी तो कंप्रेसर चालू ही नहीं होगा, ब्लिंक आएगा। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले ये मान के चलिए कि यहाँ पे जितना वोल्टेज है चाहिए अपने को, अगर 15 वोल्ट चाहिए तो 15 वोल्ट में से 1 वोल्ट घटा करके यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो आपको 2.2 वोल्ट आना चाहिए।
यदि ये वोल्टेज, अच्छा एक चीज और है, ये सप्लाई जब भी कम होगी ना तब भी यही वोल्टेज बनेंगे, ये तब भी यही वोल्टेज बनेंगे। रीजन क्या है कि इस जगह पे 2.2 पे यहाँ पे ये वोल्टेज बनने चाहिए थे ये वाले, लेकिन ये वोल्टेज नहीं बनेंगे क्योंकि उससे पहले ही रेफरेंस, जो रेफरेंस सेट किया जाता है ना ये, इसमें से रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर बढ़ जाती है, अगर ये बढ़ जाएगी, दोनों में से रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी तो वोल्टेज यहाँ पे बढ़ जाएगा। अगर इनमें से कोई की वैल्यू अगर बढ़ जाती है तो वोल्टेज बढ़ जाएगा। कारण क्या है कि आप समझिए, यहाँ पे अगर यहाँ पे 10 वोल्ट है, 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस है और यहाँ भी 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे 50% वोल्टेज बनेगा, ये तो मालूम है, समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ 50% बनेगा ही क्योंकि दोनों का आधा आधा होगा। लेकिन यदि ये 11 वोल्ट हो जाता है, अगर 50% वोल्टेज बनेगा तो इसका मतलब है कि 50% इसमें लॉस ड्रॉप हुआ था और 50% इसमें ड्रॉप हुआ था, तभी आपका यहाँ पे वोल्टेज 50% मिला था। लेकिन अगर इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, ये 11 हो गई, तो अब यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप होंगे, यहाँ पे कम होंगे। जब यहाँ पे वोल्टेज कम होंगे तो ये वोल्टेज जब कम होंगे तो ये आईसी स्विचिंग और ज़्यादा बढ़ाएगी, क्योंकि इसे ये वोल्टेज ये चाहिए। जब इसमें वोल्टेज कम ड्रॉप होगा तो 50% से भी कम होगा इसमें, जब इसमें कम होगा तो उस वोल्टेज को बनाए रखने के लिए, यानी इसमें ड्रॉप हमें ये वाला चाहिए, तो इस वोल्टेज को बनाए रखने के लिए स्विचिंग और करेगी, तब जा करके ये वोल्टेज बनेगा, निचले भाग में हमें वोल्टेज ये बनेंगे। समझ में नहीं आया होगा, मेरे समझ से तो लग रहा है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, फिर वापस दूसरे पेपर पे। यहाँ पे देखिए, यदि यहाँ पे दो रजिस्टेंस इस तरह से लगा दी गई है, ठीक है, ये प्लस हुआ और ये माइनस है, 5 वोल्ट ये सप्लाई है। मैं कहता हूँ कि हमें 2.5 वोल्ट हमें चाहिए, 2.5 वोल्ट चाहिए, तो ये भी रेजिस्टेंस जो वैल्यू होगी वही रेजिस्टेंस की वैल्यू ये होगी। तो हमने इसे 10 किलो ओम कर दिया है और 10 किलो इसे भी कर दिया है, तो 10 और 10 उस हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज हमारा 50% हो गया। लेकिन यदि यही 11 कर दिया जाए, अच्छा देखिए, अगर यहाँ से जब चेक करेंगे आप तो 50% इधर मिलेगा, और यहाँ से जब यहाँ पे चेक करेंगे तब भी आपको इसमें 2.5 वोल्ट इसमें मिलेगा, इस वाले में ड्रॉप हुआ, और 2.5 वोल्ट इसमें ड्रॉप हुआ। यदि यहाँ पे हमने इस तरह का रजिस्टेंस लगा लेते हैं, यहाँ पे 11 कर लेते हैं, यहाँ पे 10 के कर लेते हैं, तब यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगा वो कुछ और मिलेगा। यहाँ पे वोल्टेज अभी इसके हिसाब से जो ड्रॉप होगी उसके अनुसार यहाँ पे वोल्टेज कम मिलेगा। हो सकता है कि यहाँ पे 2 पॉइंट हो नहीं सकता है, हम करेंगे अभी इसे, ठीक है, इसे कर लेते हैं और आप भी कर लीजिए। हम इसे वापस एक कैलकुलेशन से कर लेते हैं, 11 प्लस 10 यानी 21 हुआ, और 5 वोल्ट की सप्लाई है तो 5/21, ये हमारा आई निकल के आ गया। अब हम इसमें गुणा करेंगे 10 से, तो हमारा ये वोल्टेज निकल के आ गया 1.38। तो अब यहाँ पे बनेगा 2.38 वोल्ट यहाँ पे बनेगा। अब इतना वोल्टेज अब बनेगा, अब बाकी वोल्टेज इसके अंदर चले गए,
तो इसमें ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप हुआ और इसमें कम हुआ, लेकिन हमें वोल्टेज तो चाहिए ये, तो यहाँ से फिर वोल्टेज बढ़ना शुरू होता है और जब तक ये वोल्टेज नहीं बनेगा तब तक आईसी रुकी रहेगी। अगर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है तो वोल्टेज आपका कम हो जाएगा। बिल्कुल आप ये समझिए कि अभी 2.38 यहाँ पे है, तो इसमें ड्रॉप होने वाला जो वोल्टेज है वो, अगर इसमें देखेंगे कि इसमें कितना वोल्टेज है, तो या तो इसे 5 वोल्ट में से इस वोल्टेज को घटा लीजिए या फिर यहीं पे हम इस वोल्टेज को यानी 11 से कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2.619 यहाँ पे हो जाएगा हमारा वोल्टेज। जो इसमें ड्रॉप हो रहा है 2.619 वोल्ट इसमें ड्रॉप हो रहा है, और ये वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो रहे हैं, ये वाला वोल्टेज इसमें ड्रॉप हो रहा है। तो अब इस वोल्टेज को हमें 2 पॉइंट पे चाहिए, तो ये सप्लाई फिर बढ़ाना शुरू कर देगी। ठीक वही काम यहाँ पे रहेगा, इस जगह पे भी वही चीज होगा। 2.4 चाहिए, लेकिन अब 2.4 नहीं होने की वजह से यहाँ पे इसको बढ़ाना शुरू कर देगी। अगर इस रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाता है तो सप्लाई बढ़ेगी, यानी यहाँ पे वोल्टेज 16 होगा, 17 भी हो सकता है। अगर ये वोल्टेज, ये वाले रेजिस्टेंस का मान, अगर इसका रेजिस्टेंस का मान घटता है तो सप्लाई घटेगी, या इस रेजिस्टेंस का मान घटता है तो सप्लाई बढ़ेगी, और इसका मान अगर बढ़ जाता है तो सप्लाई घटेगी। बिल्कुल एकदम उल्टा, ऊपर और नीचे से। यहाँ पे सेम वही चीज आप फिर समझ लीजिए कि अगर इसका मान 10 रहता ही है और इसका मान 11 हो जाता है, तो यहाँ पे ये सप्लाई तो बढ़ गई, क्योंकि ये वाला वोल्टेज अब यहाँ हो गया, ये वोल्टेज ऊपर हो गया। तो हमें चाहिए था 2.5 वोल्ट, तो ये 2.6 बनेगा, तो ये स्विचिंग कम हो जाएगी, फिर इसकी स्विचिंग कम हो जाएगी, क्योंकि ये वोल्टेज ज़्यादा नहीं, इतने पे ही स्टेबल कर लेगी ना। तो ये फीडबैक अगर इसमें आप बदलाव कर देंगे, यानी ये रेजिस्टेंस को घटा बढ़ा करके अगर बदल देते हैं, तो फिर आपकी सप्लाई भी बदल जाएगी। तो हमेशा याद रखना है, जो रेजिस्टेंस है वही रेजिस्टेंस लगाइए, बदलने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, कभी कभी ये होता है कि मॉइस्चर की वजह से इनका वैल्यू शिफ्ट हो जाता है, तो हमें सप्लाई गलत मिलने लगती है। वैसे ज़्यादातर ये आईसी ही खराब मिलती है, और कभी कभी तो ये फटी हुई रहेगी, तो उस समय एमसीयू भी नहीं बचेगा इसका। ठीक है, अब रह जाती है बात यहाँ पे, ये तो इसके बक कन्वर्टर है। अब बक कन्वर्टर में आगे क्या है, कुछ नहीं, इसके आगे क्या है कि ये सप्लाई सीधे जो है एक हमारे जो रेगुलेटर लगे होते हैं 15 वोल्ट के, ठीक है, उसमें ये इंटर करा दी जाएगी। ये ग्राउंड है और ये 5 वोल्ट की सप्लाई बना करके एमसीयू को चली जाएगी। ठीक है, ये एमसीयू को दे देंगे और ये 15 वोल्ट की सप्लाई इस आईपीएम को देते हैं। अब रह गई बात कि 15 वोल्ट की सप्लाई क्यों देते हैं। ठीक है, 15 वोल्ट की सप्लाई क्यों देते हैं, 15 वोल्ट से कम भी तो दे सकते हैं। तो उसके लिए समझने के लिए अब हमें ये आईजीबीटी, आईपीएम और मासफेट को समझना होगा कि आखिर क्यों ऐसा होता है। तो वो चीज़, और दूसरा इसमें अभी अपने को हो जाएगा ये ओपीएम। अब तक तो कंपरेटर को हम बता रहे थे, फिर ओपीएम को, अभी यहाँ पे ओपीएम को समझेंगे और कैसे हमारा 3 फेज का कंप्रेसर चलता है उसे भी समझेंगे। तो यहाँ पे इसका बक कन्वर्टर में कुछ ज़्यादा है नहीं, और इसमें ज़्यादातर खराबी आती नहीं है। एक्चुअली ज़्यादातर यही प्रॉब्लम आता है कि आगे शॉर्ट हो जाता है, यानी ये लोड आगे की तरफ, ये जो लोड जाता है ना ये वाला, इसमें शॉर्टिंग हो जाती है। तो इसी शॉर्टिंग को चेक करने के लिए इस कैपेसिटर पे आप शॉर्टिंग चेक करेंगे। अगर इधर शॉर्टिंग है तो उसे आपको निकालना होगा, और शॉर्टिंग के लिए आपको पावर सप्लाई का अलग से इस्तेमाल करना होगा जो कि रेगुलेटेड हो।
आप चाहें उससे तो 1.5 वोल्ट से आप जितने पे चाहें उतने पे रोक सकते हैं। जैसे कि 11.11 अगर इतनी सप्लाई आपको चाहिए तो इतना पे भी आप रोक सकते हैं। वैसा चाहिए तो ही जा कर के आप हर एक कर की सॉर्टिंग निकाल पाएंगे, क्योंकि जब यहाँ पे सॉर्टिंग की बात आएगी तो आपको एमसीयू से सॉर्टिंग निकालना है, और उसे निकालने के लिए बिल्कुल सप्लाई जो है यहाँ पे जो अगर 15 वोल्ट में सॉर्टिंग है तो 15 वोल्ट से कम रखना पड़ेगा, और वो भी उससे पहले ही ये हीट होने लगता है। जैसे अगर 15 वोल्ट की सप्लाई है तो आप यहाँ पे 7 वोल्ट अप्लाई करेंगे, 7 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो ये हीट होना शुरू हो जाएगा जहाँ भी सॉर्टिंग होगी। अगर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो थोड़ा सा एम्पेयर को प्लस करेंगे, 12 वोल्ट उतना ही रख करके या 6 वोल्ट पे रख के एम्पेयर को अप्लाई करेंगे तो फिर ये हीट होना शुरू हो जाएगा। वो आगे की वीडियो में मैं बताऊंगा सॉर्टिंग का कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे तो ये हो गया, और ये सेक्शन जो है ये वाला, यहाँ पे जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये एक्चुअली में 220 की ही सप्लाई इसमें डायरेक्ट यहाँ पे देते हैं, और इसे अभी खत्म ही कर लेते हैं। ये 50 हर्ट्ज की पल्स है, ठीक है, ये 50 हर्ट्ज की पल्स पास कराई गई है। यहाँ पे देखिए तो ये 50 हर्ट्ज की पल्स है, ये इसमें है कुछ नहीं, वही पहले वाला जो है सिस्टम है, ये कैपलर है, घूम फिर करके ऐसे ही आएगा, आप कितना भी सर्च करेंगे, ठीक है। ये रहा रेजिस्टेंस लग गया, और ये डायोड लग गए। तो इस तरह से अब इसमें देंगे 230 की सप्लाई, और ये रेजिस्टेंस है कितना 200 के की। यहाँ पे 200 के की है रेजिस्टेंस। अब रह गई बात कि यहाँ पे एक उल्टा लगा हुआ है, एक सीधा लगा हुआ है, तो एक यहाँ भी लगा लीजिए, इस तरह से कर लीजिए, ऐसे हो सकता है, ठीक है। क्योंकि मैंने इसको अभी देखा नहीं है, बस इतना जानता हूँ कि 50 हर्ट्ज यहाँ से पास कराना है, तो 50 हर्ट्ज पास कराने के लिए ये विकल्प है। अब इस पे इस तरफ से अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो अगर मान लेते हैं कि एक नंबर है, ये 2 हुआ, तो ये 3 हुआ और ये 4 हुआ, तो 4 नंबर पे क्या होगा, यानी यहाँ इसको ग्राउंड कर लीजिए, इधर से इस पिन को ग्राउंड कर दीजिए। यहाँ पे देखिए इसे एक पिन को ग्राउंड कर लीजिए, दूसरे वाले पे इसे जो है यानी 5 वोल्ट की सप्लाई कर लीजिए इधर से, प्लस 5 वोल्ट, और एक रेजिस्टेंस है इस तरह से लगा करके यहाँ पे ले लीजिए, और यहाँ से करके एमसीयू को दे दीजिए। बस कुछ नहीं, अब ये जैसे एक्टिवेट होगा ये वोल्टेज जो है एक, ये जब भी एक्टिवेट होती है यानी कैपलर एक्टिवेट होगा तो ये सप्लाई ऐसे पास होगी, इसमें सप्लाई देंगे, एक्टिवेट होगी, इस तरह से सप्लाई पास, यानी इसमें जो है बल्ब जलेगा तो ये सप्लाई इस तरह से पास होगी, ठीक है। इसके अंदर एलईडी जलेगी और इस तरह से सप्लाई पास होगी। जितने बार प्लग 100 यानी 50 हर्ट्ज इसमें जैसे जैसे एंट्री लेगी उस टाइम ये एक्टिवेट होगा, और जितने बार एक्टिवेट होगा तो अगर ये ऑफ रहेगा तो यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई रहेगी, और जैसे ही ये ऑन होगा ये सप्लाई इसके अंदर घुसेड़ देगा और यहाँ पे 0 कर देगा, तो एमसीयू को फिर यही वाली पल्स मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये पल्स मिलना शुरू हो जाएगी। तो चलिए इसे चेक भी कर लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन पड़ा रहेगा। होगा तो ऐसे ही होगा, चाहे इसमें जिस तरह से भी ये लगा हो, ठीक है। तो अगर देखना ही चाहते हैं तो हम देख सकते हैं इसे कि कैसे लगा है, तो अभी चेक भी कर लेते हैं। चलिए एक आइडिया मिल जाएगा आपको कि कैसे डायग्राम बनाते हैं, ठीक है।
थोड़ा टाइम ही जाएगा, कोई बात नहीं है। हम बनाते हैं इसका डायग्राम कि आखिर कैसे काम कर रहा है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने इसे कंटिन्यूटी रेंज में रखा है। तो यहाँ पे ये किस पिन पे जा रहा है तो देखते हैं। इसे निकाल देते हैं। अब हम चेक करेंगे इसमें। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा कैपलर है। कैपलर को पहले बना लीजिए। ये 1 नंबर की पिन है और एक 2 नंबर है, 1 और 2। ठीक है। आज डायग्राम भी बना लेते हैं, कैसे बनता है तो आप देखते भी रहिए कि कैसे मैं बना रहा हूँ, वैसे ही निकालते हैं। तो ये वाला यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और इसकी माइनस पॉइंट यहाँ पे आ रही है। तो ये डायोड कुछ इस तरह से हो गया। और इसके प्लस वाले भाग में ये डायोड आया है, यानी इस रेजिस्टेंस एक लग जाती है। तो इस रेजिस्टेंस को लगा लीजिए यहाँ पे। ये है 200 किलो की। अब इस वाले पॉइंट से देखेंगे कि ये बीप कहाँ पे बज रही है। तो यहाँ पे नहीं बजी, यहाँ भी नहीं बजी, तो यहाँ पे बजी है इस जगह पे, यानी ये एसी से कनेक्ट हो गई। अब दूसरा डायोड है और ये वाली पिन बचती है। तो अब ये वाली तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पे ख़त्म हो गई इस जगह पे। अभी हम दूसरे वाले डायोड इसकी बात करेंगे कि ये पिन कहाँ पे जा रही है, ये वाली। तो इसको हम यहाँ पे लगा लेते हैं। अब देखते हैं कि ये कहाँ जा रही है। तो ये डायोड इसके प्लस वाले हिस्से में आ रही है, ये इसके प्लस में बज रही है। और ये इसके माइनस से भी बज रही है, यानी माइनस वाले से बज रही है। यहाँ से देखेंगे तो ये भी बज रही है यहाँ पे। और ये वाला, ये दिख रहे हैं ये ट्रैक, तो यहाँ पे बज रही है। और ये वाला इसके इस पिन से बज रही है। तो यानी ये दोनों पॉइंट एक ही हुई, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों एक ही हुई। यानी ये वाला, हम अगर ये कहते हैं कि ये वाला, तो ये तो इसके पीछे गई और ये वाला इसके साथ में बज रही है यहाँ पे। तो हम ये कहेंगे कि ये वाली पॉइंट इसके साथ में बज रही है यहाँ, ठीक है। इस तरह से बज रही है। अब फिर देखते हैं। अब दूसरा देख लेते हैं। और ये वाली पॉइंट इसके साथ में बजी रही है यहाँ पे, इसके साथ में बज रही है। और ये चली जाती है फिर यहाँ पे, ये वाला पॉइंट है। अब हम इसकी बात करेंगे कि ये कहाँ पे जा रही है, सेकंड वाली। तो इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे बज रही है इस डायोड में। तो ये भी प्लस से है। तो चलिए यहाँ पे फिर हम प्लस से इसे भी जोड़ देते हैं। ऐसे हो गई। इसी यहाँ भी है ये वाली पॉइंट। ये कहाँ जा रही है अभी देखते हैं।
तो यहाँ पे बची, अब यहाँ पे बची तो हम यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ कहाँ से जा रही है ये देखते हैं, तो यहाँ पे नहीं आई, यहाँ पे आ रही है, यानी 2 नंबर के इस वाले पॉइंट पे आ रही है। यहाँ पे आ गई, यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो अब इस तरह से अब थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, ठीक है, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। इसे हम रीडायग्राम फिर से करेंगे, क्योंकि ऐसे तो अभी हमने खींच लिया, रफ में ऐसे थोड़ा सा खींचते हैं, इसको फिर से सही करेंगे। तो अब देखिए यहीं पे मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा डायग्राम खींचना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप काम करने लगेंगे तो आपका ये प्रैक्टिस बदल जाएगी और अच्छे से आप डायग्राम कर लेंगे। ये डायोड डायरेक्ट यहाँ पे आया है, तो अब हम एकदम फुल और फाइनल डायोड इसे हम इस तरह से बना लिए। अब देखिए हो गया, यहाँ पे ये एसी के एक टर्मिनल से जुटा है, ठीक है, एसी के एक टर्मिनल से ये जुटा है, जो कि ये है, ठीक है, ये। और इसका डायोड, ये डायोड नंबर है, ये डायोड नंबर 202 है, तो हम इसे कर देते हैं 202 नंबर का डायोड, ये हुआ। और इसके बाद अब हम देखेंगे तो फिर यहाँ पे आप देखिए ये डायोड का नेगेटिव यानी पॉजिटिव हिस्सा, और ये यहीं पे लगा है, तो हम इसको घुमा सकते हैं इस डायोड को इस तरह से। इस तरह से लगा दिए, क्योंकि देखिए ये पॉइंट 2 नंबर से लगा है ये वाला, और ये पॉज यानी जो इसे जो प्लस बनाता है, देखिए यही एक प्रॉब्लम होती है, ये प्लस और माइनस वाली, तो ये जबकि निगेटिव है। तो चलिए इसे देखिए ये आ गया यहाँ पे, तो हमने घुमा करके लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये हो गया, अब इस जगह पे इस ज्वाइंट से ये रेजिस्टेंस लगी है, हो गया फाइनल, हो गया, वे 200 के की रेजिस्टेंस है, हो गया। अब डायग्राम एकदम ये वाला नीचे वाला हिस्सा परफेक्ट हो गया, ये भी वही है लेकिन ये थोड़ा दिखने में अलग लगेगा, लेकिन यहाँ पे अब एक बिल्कुल सीधा हो गया। अब चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं, एक इसके पिन यानी ये जो रेजिस्टेंस है इसके एक तरफ से बिप बजनी ही बजनी है इस पे, इसके जरिए, यानी ये हमारी जो एसी की पॉइंट है इससे बजेगी, और फिर इस जगह से लेके यानी इस डायोड पे कैपलर के पिन नंबर 1 पे बजेगी। तो देखिए पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, नहीं बजा, फिर यहाँ देख लेते हैं बज गया। अब यहाँ से फिर हम यहाँ पे यानी इस तरह पास होगा तो यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ से पिन नंबर 1 पे, तो पिन नंबर 1 ये है, यहाँ पे बजनी चाहिए, तो देखिए बज रही है, ठीक है, ये फाइनल हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब इस पे डायोड के दूसरे यानी ये जो डायोड है इसके ये वाले निगेटिव वाले भाग में बजना चाहिए, तो हम 1 नंबर पे रखते हैं और इसके नेगेटिव वाले भाग को देखेंगे, ये है, तो यहाँ पे बजा। अब यहाँ पे आ गए प्लस वाला भाग, यहाँ पे बजेगा यानी 2 नंबर पे, तो 2 नंबर पे तो डायरेक्ट दिख ही रहा है, तो बजना ही क्या, बजेगा ही बजेगा। और ये वाला 2 नंबर से डायरेक्ट इसके ये वाले भाग में बजेगा, तो 2 नंबर से यहाँ पे बजा, ठीक है, और यहाँ से डायरेक्ट एसी इन पे, तो एसी इन बजा। ये हमारा डायोड, ये इस तरह से डायग्राम बनाते हैं, और ऐसे डायग्राम बनाएंगे तो आप आसानी से समझ लेंगे। अब इसमें रह गई समझने की बात, तो कुछ नहीं है, इसमें भी आप देख लीजिए, जब भी यहाँ से इस तरफ से अगर निगेटिव पल्स जाएगी तो वो निगेटिव पल्स डायरेक्ट एकदम सीधा इस तरह से होते हुए यहाँ पे आ गई, इधर तो जाएगी नहीं, इस तरफ जाएगी, ये
और निगेटिव उस समय ये रहेगा, तो ये ऑन होगा कैपलर। दूसरी तरफ से देख लेंगे तो पॉजिटिव यहाँ पे होगा, निगेटिव यहाँ पे होगा, नहीं सॉरी ये पॉजिटिव, हाँ निगेटिव यहाँ पे होगा और पॉजिटिव यहाँ पे होगा, तो पॉजिटिव इधर से जाएगा ही नहीं क्योंकि इस तरफ से क्रॉस नहीं होगा, और एक पल्स वो फेल हो जाएगी क्योंकि ये जा करके भी किसी काम का नहीं, ये भी रिटर्न इधर ही आ जाएगी। ठीक है, ये इसमें अंदर ड्रॉप हो जाएगा और ये यहीं से पास हो जाएगी। लेकिन दूसरी टाइम में जब ये इधर से निगेटिव फ्लो करेगी और ये प्लस रहा, तो फिर निगेटिव आसानी से इस तरह से पार होगी, 2 नंबर तक आ जाएगी, पॉजिटिव इस तरह से आकर के यहाँ पे, और ये यानी जो फ्रीक्वेंसी है वो बनना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से डायग्राम भी बनाते हैं और ऐसे ही टुकड़े टुकड़े बना करके ही समझा जाता है खुद से। और जब एक बार आप समझ जाएंगे, करने लगेंगे, तो फिर आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। कितना भी बड़ा डायग्राम हो, कितना भी बड़ा डायग्राम के पीछे मत पड़िए कि किसी और से डायग्राम लेकर के काम चलाएंगे। किसी और का डायग्राम उसने अगर गलत कनेक्शन करके आपको पकड़ा देगा तो फिर आप ज़्यादा समय तक उलझे रह जाएंगे उसी में। तो इसलिए खुद का डायग्राम बनाना हो तो खुद ही बना लीजिए और उसे समझिए। चलिए इसको मैं जोड़ देता हूँ और पावर का कनेक्शन दे करके आपको इसमें 50 हर्टेज का हम पल्स चेक करा देते हैं। चलिए अभी मैं इसको निकाल के रखता हूँ और यहाँ पे मैं इसे लगा देता हूँ। तो इस जगह पे अभी आप देखेंगे तो सप्लाई मैं चालू कर दिया हूँ। वोल्टेज आप चेक कर लेते हैं, आप देख लीजिए वोल्टेज का। जैसे यहाँ पे C35 पे वोल्टेज बनने वाले हैं 15 वोल्ट, तो यहाँ पे देख लीजिए तो यहाँ पे 15 वोल्ट बन रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके जो रेफरेंस वाली पिन है ये वाली, यहाँ पे बात करेंगे इस जगह पे 1 नंबर पिन पे, ये वाले 1 नंबर पिन पे कितनी सप्लाई होगी, और ये 2 नंबर पे, तो 2 नंबर VCC है, यानी VCC है तो ये वाली सप्लाई लगभग 15 वोल्ट या 14 वोल्ट के आसपास यहाँ पे होगी इस वाले कैपेसिटर पे। और यहाँ पे जो रेफरेंस निकाले थे हमने, निकाला था एक 2.4 और एक 2.2, तो जब 15 वोल्ट पे अगर निकालेंगे तब तो 2.4 आएगा, लेकिन यहाँ पे जो 1 वोल्ट की ड्रॉपिंग है तो उसके अनुसार ही कम हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे चेक करते समय ध्यान रखना है कि इस जगह से आप निगेटिव रखेंगे, यहाँ पे निगेटिव, तब आपको रेफरेंस का वोल्टेज मिलेगा, ना कि यहाँ से नहीं, यहाँ से आप चेक करेंगे तब आपको वोल्टेज बराबर मिलेगा। तो इस आईसी का जो है, ये वाला आईसी का जो कॉमन पिन है वो ये है, और यहाँ से हम रेफरेंस वोल्टेज पहले देख लेते हैं जो इसको मिलने वाली है, जिससे VCC है। ठीक है, तो ये VCC सप्लाई इसको जो दी जा रही है वो ये है 14.78, जो कि इस पिन से अटैच होगी। ठीक है, पिन नंबर 2 से, और पिन नंबर 1 पे हमारा रेफरेंस है, रेफरेंस बोले तो ये वाली सप्लाई 2.2 वोल्ट या 2.4 वोल्ट। तो यहाँ पे आप देखिए तो ये सप्लाई हमें यहाँ पे मिलेगी इस जगह पे। ठीक है, तो 2.2 यहाँ पे आपको ये वोल्टेज मिल रहे हैं। तो इस तरह से है, और यहाँ पे ये रेगुलेटर है, तो रेगुलेटर पे आप चेक करेंगे इस तरह से, यहाँ पे 5 वोल्ट और इंट्री में इसकी 15 वोल्ट। अब ये 5 वोल्ट और 15 वोल्ट इस IPM को भी मिलने चाहिए, तो अलग अलग IPM में अलग अलग जब भी डाटा शीट, इसीलिए बोला जाता है कि डाटा शीट देखना पड़ता है। अलग अलग जो IPM होते हैं उनकी पिनों पे अलग अलग सप्लाई होती है।
लेकिन फिर भी आप चाहें तो देख सकते हैं। और इसमें बहुत से बोर्ड कंपनी की ऐसी रहती है कि जहाँ पे इसका वोल्टेज वगैरह सब लिखा रहता है। यहाँ पे देखेंगे तो शायद दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए 15 वोल्ट लिखा है, तो निगेटिव से रखिए और 15 वोल्ट यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, तो 15 वोल्ट है। वैसे ही इसमें बहुत से ऐसे जगह रहते हैं कि जहाँ पे ये लिखा रहता है, तो उस हिसाब से। तो छोटा बोर्ड है, एक ही में ख़त्म हो गया, मतलब स्टार्ट हुआ नहीं कि ये ख़त्म हो गया, तो इसमें इतना नहीं दिखेगा। अब रह गई बात यहाँ पे 15 वोल्ट, तो 15 वोल्ट क्यों जाता है और इसके अंदर जो आईजीबीटी किस हिसाब से लगी होती है उसे हम समझेंगे। अगर इस वीडियो में कुछ नहीं समझ में आया होगा तो उसके लिए कमेंट करिएगा। हाँ, इसमें जो अभी फ्रीक्वेंसी की जो बात रही है उसे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको। चलिए, अभी यहाँ पे हमने इसे अटैच नहीं किया है, तो इस जगह पे कैपलर के इस वाले पॉइंट में आपको 5 वोल्ट मिलेंगे यहाँ पे, क्योंकि कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होगा, तो यहाँ पे आपको 5 वोल्ट मिलेंगे इस जगह पे। अभी इसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है और यहाँ पे कोई भी सप्लाई आपने अटैच नहीं किया है, जो कि ये वाली है। तो यहाँ पे इस तरफ यानी 3 और 4 में जो कि ये है, ठीक है, ये वाला पॉइंट, इसमें जो है वोल्टेज का ये फ्रीक्वेंसी नहीं बनने वाली है जब तक यहाँ पे 230 वोल्ट की एंट्री नहीं होगी। तो पहले देख लेते हैं, यहाँ पे वोल्टेज आप चेक करिए तो वोल्टेज आपको कुछ इस तरह से मिलेंगे, ठीक है। मैंने उल्टा रख दिया है, अब देखिए, तो यहाँ पे 5 वोल्ट के करीब मान लेंगे, 4.892, ठीक है। तो ये वोल्टेज है। अब इस वोल्टेज को अगर हम इसके जरिए चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए, तो हमें कुछ इस तरह से ही सप्लाई मिलेगी, क्योंकि एक सीधी रेखा मिलने वाली है। इस तरह से एक सीधी रेखा मिलेगी, कुछ भी नहीं है। लेकिन हम इसे जैसे ही लगाएंगे यहाँ पे, तो अब इसमें से ये जो है पल्स जा रही है। अब यहाँ पे हमें ये वाली जो ये फ्रीक्वेंसी है ये हमें मिलेगी अब, और ये वोल्टेज कम भी हो जाएगा। तो वोल्टेज कितना हो गया है अब वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2.6 वोल्ट के आसपास हो गया है। उसके पीछे का कारण ये है कि अब इसके अंदर 50% ऑफ और 50% ऑन, ये वाली पल्स बनना शुरू हो गई है। तो मीटर से देखने के लिए आप इस तरह से चेक कर लेंगे कि हाँ, यहाँ पे इतनी सप्लाई बन रही है, ठीक है। और यदि डीएसओ के जरिए आप देखेंगे तो आपको ये अब फ्रीक्वेंसी के रूप में दिखना शुरू हो जाएगी, तो जो कि कुछ इस तरह से दिखेगी। तो यहाँ पे दिख रही है, रुकिए मैं इसे रिवर्स कर लेता हूँ, तो जो कि आपको ऐसे दिखेगी, ठीक है। ये 50 हर्ट्ज यहाँ पे दिखने लगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से इससे देखना रहेगा, तो ये 50 हर्ट्ज में दिखेगी। अगर यहाँ पे ये नहीं रहेगा, तो अगर ये सप्लाई नहीं है तो यहाँ पे सब ये बनने वाला नहीं है और ये एमसीयू नहीं काम करेगा। इसकी डिजाइन ही इसी तरह से की गई है कि इस पिन यानी इस पे से इस पे फ्रीक्वेंसी मिलनी चाहिए। ये किसी भी पिन पे हो सकता है, यहाँ से जाएगा, घूमते घूमते ये जाएगा। अगर उसे भी देखना रहे तो उसे भी देख सकते हैं कि वो कैसे जाता है। ठीक है,
तो इसे भी हम इसका भी डायग्राम बना करके आपको जो भी है इसका हम बता देंगे कि वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे जाता है। जैसे डायग्राम मैंने अभी बनाया वैसे ही इसे भी सर्च करना पड़ता है कि ये कहाँ कहाँ से कौन सी सप्लाई आई है। अब इसमें अगर चेक करेंगे तो 5 वोल्ट की सप्लाई आएगी, तो एक सिंपल सा एक फिर टेस्टिंग कर लेते हैं कि हमें यहाँ पे सप्लाई आ कहाँ से रही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा 5 वोल्ट ये है, ठीक है। रेगुलेटर आईसी यहाँ पे 5 वोल्ट की है, तो रेगुलेटर आईसी पे हम रख लेंगे और ये फिर चेक करेंगे। यहाँ पे चेक करेंगे, नहीं है। यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ भी नहीं है। ये रेजिस्टेंस यहाँ पे 2, तो यहाँ पे देखिए आई है, यानी इस जगह पे ये 5 वोल्ट की सप्लाई आई है, जो कि इस रेजिस्टेंस के जरिए होके फिर इस कैपलर पे आएगी। अब इसे चेक करना रहे तो आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे तो आई गई है ये, यानी प्लस। अब यहाँ से इस तरफ गई, अब यहाँ से कहाँ जा रही है इसे ढूंढना पड़ेगा। एक होता है, आप इस तरह से पकड़िए, कैमरे की लाइट जलाइए और ऐसे कर लीजिए, इस तरह से, ठीक है। ऐसे चेक करके भी आप निकाल लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से आई हुई है, दिख गया। यहाँ से आई यहाँ पे और यहाँ से आ गई यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे, और इस जगह से फिर आ गई यहाँ पे। अब इसमें से एक पॉइंट ग्राउंड के साथ होगा, तो ये देखिए ग्राउंड के साथ में है, तो ये ग्राउंड से हो गई और ये 5 वोल्ट की सप्लाई है और ये रेजिस्टेंस ऐसे हो गई। तो इसमें बना कैसे है, एक आइडिया मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये बना इसमें कैसे है। हमने ये वाला बनाया था और ये नीचे ये है कैपलर, और यहाँ पे देखिए, तो 1 2 ये 3 हुआ, ये 4 है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, इसका नंबर क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी है, तो मैं पहले ऐसे ऐसे कर लेता हूँ जैसे लगी है। फाइव वोल्ट और ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है। तो इसमें इस तरह से है। अब इसका नंबर देख लेते हैं, तो ये नंबर है जो 01C, ये है 01C, और इसका नंबर है 01A, 01A। तो देख लेते हैं कि इसका नंबर क्या है। इस रेजिस्टेंस का नंबर निकालना थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि ये कोड पे बना हुआ, कोडिंग की हुई है। तो इसको निकालने के लिए आपको कोई ना कोई एप्स का इस्तेमाल करना ही होगा। तो पहला है 01C का, तो ये 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस है ये वाली, ठीक है। ये रेजिस्टेंस जो है 01C, ये 10 किलो की रेजिस्टेंस है। और दूसरी रेजिस्टेंस जो ये वाली है 01A, जीरो सॉरी 01A, तो ये 100 ओम की रेजिस्टेंस है ये वाली। ये 100 ओम की रेजिस्टेंस है। तो चेक करना चाहे तो कर भी सकते हैं। तो यहाँ पे लगा कर देख लेते हैं कि ये कितने ओम्स की रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे 0.097, ठीक है। यहाँ पे देखिए 99.6 ओम्स, मीटर नहीं शो कर रहा है, क्या हो सकता है। एक मिनट थोड़ा सा,
तो चलिए यहाँ पे देखिए, ये जो रेजिस्टेंस है ये वाली 0 1 A जो कि ये है, यहाँ पे आप चेक करेंगे इस तरह से, तो 99.5 या 6, और ये वाली रेजिस्टेंस है, इसे देख लेते हैं, तो यहाँ पे 9.994 के किलो। तो इस तरह से ये हो गया। अब यहाँ से जो है ये वाला, ये वाली पॉइंट MCU को जाएगी, जो कि मैं पहले आपको बता रहा था कि मैंने बिना देखे ही ऐसे किया था कि ये कहीं भी रहेगा, ऐसे ही होने वाला है, ये MCU को चला गया। तो यहाँ पे इस तरह से दिया है कि यहाँ पे एक करंट लिमिट कराने के लिए यहाँ पे लगा दिया है, ये MCU को जाएगी। अब इसके बीच में एक रेजिस्टेंस लगी हो सकती है जो कि MCU को सेपरेट करने के लिए, यानी बचाने के लिए। तो अगर इसे भी चाहें तो सर्च कर सकते हैं कि ये आखिर गई कहाँ पे है, तो इस पिन से यहाँ से चेक करेंगे। अब चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे गई है इस जगह पे, अब ये पिन को घुमाते घुमाते कहाँ पे जा रही है ऐसे देखेंगे इस तरह से, तो यहाँ पे आई। अब यहाँ से कहाँ पे गई आप ऐसे ढूंढ सकते हैं, और चाहें तो ऐसे भी ढूंढ सकते हैं। एक एक पिन पे कनेक्शन लगाते हुए जाएंगे, जहाँ पे हमें सबसे कम रीडिंग मिलेगी वहीं पे रहेगा। तो इस जगह पे हमें मिल रही है, यानी ये वाली पॉइंट है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गई है, विदाउट कोई रेजिस्टेंस लगाए हुए है ये। तो इस जगह पे ये सप्लाई यानी फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए, यहाँ से जब ये पास होगा तो ये लहर, ये फ्रीक्वेंसी इस पिन पे आनी चाहिए। तो ऐसे इसे पता करते हैं। आपने यहाँ पे चेक किया, अगर नहीं यहाँ पे मिल रही है तो यहीं पे खराबी है। अगर ये आपने सही कर दिया, यहाँ पे हो गया, तो इसका मतलब कि अगर ये ट्रैक यहाँ से खराब हो जाए, सिलेंडर इसके खराब हो जाए, या ट्रैक पीछे से कट जाए और यहाँ तक नहीं पहुँचेगा, तो यहाँ पे दिखा करके किसी काम का नहीं, यहाँ पे तो आना चाहिए था। तो इसलिए कोई भी फ्रीक्वेंसी या वोल्टेज चेक करना है तो आईसी तक लेके जाना है, आईसी के पिन तक आप जाओगे चेक करते हुए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, और इसके बाद हम ओपीएम की बात करेंगे और ये चलता कैसे है, और मासफेट और ट्रांजिस्टर आईजीबीटी कैसे वर्क करते हैं, अब इसका विस्तार से समझेंगे।